जो जातिवादी होता है ना, वो हराम का खाने वाला होता है, कभी मेहनत का खा नहीं सकते। जिनको फोकट का खाने की आदत होती है, जिसकी दूसरे की मेहनत की जो उपजी हुई होती है, उसका फोकट में मिल जाना, वो व्यक्ति खुद को उच्च नीच जाति का कहता है। जुल्म करके खाने वाली जो कौम होती है, वो उच्च नीच जात वाली होती है, खुद को ऊंचा कहते हैं। पर वैसे है तो ये भिखमंगे, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। इतिहास में भी कुछ झांक के देखे तो इनका कुछ दिखता नहीं है। ये अपने मिथ्या बनाते, इतिहास को मिथ्यास बना के बेचते रहते हैं। कास्ट को तोड़ना है तो कास्ट के बाहर की आइडेंटिटी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। चमार से अच्छा अगर लोग अम्बेडकराइट बल्कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या जो भी एक अपना एक कॉमन आइकॉन की है, तो उससे आसानी हो जाएगी। गेहूँ है और गेहूँ बहुत सारे हैं, उसमें कंकड़ है, उसमें अनेक कंकड़ आ गए। अनेक है तो निकालने में आसानी होगी, दिख जाएंगे। पर अगर कम है तो उसको तराशने में समय लग जाएगा। हम 21वीं सदी में बैठे हैं और हम कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब साइंस ने तरक्की कर ली है, तो फिर वो क्या विचार है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में ये समझाता है कि ये मेरे से नीच है, इसका साया भी मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, मैं इसको छू भी नहीं सकता। इस युग में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो विचार कहाँ से पनपता है? मेरे हिसाब से कास्ट सिखाई जाती है। कास्ट जो है एक विचार है, ये विचारों का संस्कार दिया जाता है। और जिसको जो सिखाएंगे उसके साथ अहंकार, उसके साथ आप बड़े हो, आप की जात की वजह से आपके पास जो भी आपके प्रिविलेजेस है, वो आपके कर्मों की वजह से हुई है। ये चीज़ें इंडोक्ट्रिनेट की जाती हैं, प्रोपेगेंडा है कास्ट। और उसको लाइफ में फिर लोग उतारने के लिए अनेक हथकंडे अपनाते हैं। इसके लिए फिर चाहे विज्ञान का इतना प्रसार हो, आज भी लोग विज्ञान का उपयोग ही जात को करने के लिए करते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े अरसे तक उसमें थोड़ा तो डेंट हुई है। कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि कास्ट को लेकर सवाल अभी एग्रेसिवली जा रहे हैं। इतने अगर हम इवन 10 साल पहले की बात करें तो इतना, या 20 साल पहले की बात कर ले, इतना चेहरे पे लोग बात नहीं कर सकते थे। पर कास्ट का लेकर यह है कि जिसको सिखाई गई है कास्ट, वो सवाल भी नहीं पूछ रहा या पूछ रही कि ये सही या गलत है। और वो क्योंकि उनमें उनका बेनिफिट है, तो जहाँ आपको बेनिफिट मिलती है कास्ट को लेकर, आप उसके बारे में कंटिन्यू करने की राह पर रहते हैं। पर जो उसका विक्टिम है, जो शोषित है, उसका अत्याचार हो रहा है, उसका क्या? तो चाहे ख़त्म हो। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और जो जात को मेंटेन करने वाले लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, संसाधन हैं, ज़मीनें हैं, जायदाद है, कल्चरल कैपिटल है, बाकी चीज़ों में उनका प्रभाव है। वो उसका उपयोग जाति व्यवस्था की नींव को मजबूत करने में लगे थे। टीवी खोल लो, टीवी में जो आपको नाम दिखेंगे, कैरेक्टर्स के भी नाम हो, फिल्मों के नाम हो, मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा को साहब बताया जाता है। पर कोई और जात का हो तो आपको दिखेगा नहीं, साहब के रोल में उसको नौकर बनाया जाता है। अनेक जो बॉलीवुड की देख लो, बॉलीवुड के जो भी मेजर बड़े बड़े किरदार हैं, वो पंजाबी खत्री नाम के हैं। हालांकि वो खुद पंजाबी खत्री ना हो, पर वो किरदार को नाम दिया जाता है उसका। जैसे बच्चों की कहानियां होती है, एक गरीब ब्राह्मण था। आप देखो उसमें भी जो है हर कथाओं में, अमृत कथाओं से बाकी कथाओं में ये नैरेटिव दिया जाता है। तो जो बच्चा सोचने लगता है तो फिर उसमें दया भावना आती है। वैसा दलितों के बारे में उतनी तरीके से नहीं होता। तो इसके लिए ये जो विचार है वो कहीं ना कहीं अड़ के रहता है। जो ये स्ट्रक्चर है इतने समय से चला आ रहा है, मनु को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जात पात की व्यवस्था बनाई। इतना कम्प्लेक्स कैसे है और इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है कि इतने समय तक ये चला आ रहा है? जैसे आपने कहा कि अभी तक ये चला आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इतना कम्प्लेक्स ही है। इसके लिए ये जो है ना, ये हमको इसी तरह देखना होगा कि गेहूं है और गेहूं बहुत सारे हैं, उसमें कंकड़ है, उसमें अनेक कंकड़ आ गए। अब अनेक है तो निकालने में आसानी होगी, दिख जाएंगे।
पर अगर कम है तो उसको तराशने में समय लग जाएगा। आप गेहूं और चावल मिक्स कर दो, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करो, पर उसके अंदर ऑलरेडी कंकड़ है, कंकड़ पे ऑलरेडी फंसा है, उसके अंदर दाल मिला लो। सो हर चीज़ मिलाते मिलाते जाओगे तो वो स्तर जो है वो अलग अलग लेवल पे बढ़ता जाएगा। फिर आप सवाल होंगे पहले दाल को निकालूं, चावल को निकालूं, कंकड़ को निकालूं, या सवाल ये उठेगा ये पहले गेहूं की निकाल दूं। कास्ट का क्या हुआ कि अलग अलग प्रवाह इसमें घुस गए हैं, और इसकी वजह से क्योंकि ये सिस्टम जो है ये आपको हकों से वंचित रखती है, आपके पास हक नहीं होते, आपके पास अधिकार नहीं होते। इसके लिए जितना छोटा कुछ मिल जाए उसी में खुशी मनाने में लोग ये करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इसके बाहर भी दुनिया हो सकती है। पर जो हमारे महापुरुष थे, महानायिकाएं थी, उन्होंने इसके बाहर जाके हट के सोचा, और उसका ही फलस्वरूप हमको जो विचारधारा है, नई विचारधारा है, जो अनेक पंथों से आए, धर्मों से आए, वो उसी विचारधारा को तोड़ कर आए। इसके लिए इसकी जो कम्प्लेक्सिटी, इसकी जो गोंद है, ये जो छिटकने वाले प्रकार है, हमने जात को अपने आप से रिलेट करना शुरू कर दिया। अपने आप से कैसा होगा? जात एक व्यवस्था है, पर हमने उसको इतना इंटरनलाइज कर दिया कि वो अपनी आइडेंटिटी बन गई। उसके लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जो कास्ट विद इन कास्ट है, क्या वो भी ऐसे ही पनपती है या फिर वो बाय डिज़ाइन ऐसा था? बिल्कुल बाय डिज़ाइन ही ऐसा था। बहुत अच्छा है, क्योंकि जाति की जो कल्पना है, ये जाति की कल्पना सब कास्ट में है। और जाति की जाति जो बात कर रहे हैं, ये वही है ना कि हर एक व्यक्ति एक समाज का दूसरे को नीचे दिखाने में है परेशान है। और वो नीचे क्यों दिखा रहा है, उसका आप कारण ढूंढने का प्रयास करो। वो इसके लिए ढूंढ के निकाल रहा है ताकि उसको पता है अगर मैं समानता के स्तर पर लड़ूंगा तो फिर बराबरी की लड़ाई हो जाएगी, और बराबरी की लड़ाई में शायद मैं हार जाऊंगा तो आई हैव मेनी थिंग्स टू लूज, बहुत चीज़ें मैं खो सकता हूँ। इसके लिए ऑलरेडी अपने प्रतिस्पर्धी फ्री मार्केट की इसमें बता रहा है कि तू ऑलरेडी नीचा है, उसको मेंटली उसके दिमाग में डाल दिया है, तो इन्फीरियर है, तेरी जात मतलब ये गंदे लोग हैं, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, रिजर्वेशन वाले हो, फोकट का खाते हो, कोटा वाले हो, बाकी की चीज़ें हैं, और इतने कम मार्क आए, ऊपर आए, फिर भी तुम्हारा एडमिशन मिल गया, तुमको तमीज़ नहीं है बोलने की कैसे कपड़े पहन के आओ, कौन से देहात से आए हो, क्या तुम्हारे पिंड में इस चीज़ें होती है। वो इस तरह की जो एजुकेशन इनको दी जा रही है वो उनके ऊपर हावी हो रही है। उसकी वजह से फिर कास्ट की बारे में जो भी व्यक्ति सोचता है, जो इसका पीड़ित है, वो तो सोचता है इसको मैं ख़त्म कर दूं, पर फिर उसके अंदर सब कास्ट हैं, सब कास्ट के अंदर सब कास्ट हैं, और कास्ट का ये नियम है, अमीबा के टाइप है, इसको तोड़ दोगे तो अपना एक नया युग बना लेगा। तो डिसॉल्व जो करना चाहते, ख़त्म करना चाहते, वो यहीं से ख़त्म होगा जो इसको सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है। जब तक वो लेवल पर नहीं जाओगे, पर्सनल लेवल तक बस वो अपने मन में विलास करते रहेंगे। कुछ आप एनेक्डोट भी शेयर करना चाहेंगे? जो आपने बोला कि रिजर्वेशन की बात होती है, मेरिट की बात होती है, आप भी पढ़े फिर हार्वर्ड तक पहुंचे, ऐसा कुछ फेस आपने भी किया होगा? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो प्रदेश में जाने के बाद भी लोगों ने मेरे को जाति के ऊपर, मेरिट के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर बोला, तो मैं कहने लगा आप तो यहाँ आ गए, आप क्या है। पर जो बाकी इंडियन थे, है तो जातिवादी, मेहनत करके नहीं। जो जातिवादी होता है ना, वो हराम का खाने वाला होता है, कभी मेहनत का खा नहीं सकते। जिनको फोकट का खाने की आदत होती है, जिसकी दूसरे की मेहनत की जो उपजी हुई होती है उसका फोकट में मिल जाना, वो व्यक्ति खुद को उच्च नीच जाति का कहता है। जो मेहनत कर जाते हैं, जो मेहनत करके खाता है, जो अपने पसीने का बहा कर खाता है, उसको निचली जात कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत आते हैं। फोकट का खाने वाले खुद को ऊंच नीच जात कहने वाले होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, गुंडे होते हैं। ऐसे क्रिमिनल फिर जात का स्टेटस लेके बताते हैं, पर वैसे है तो ये भीख मंगे, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। इतिहास में भी कुछ झांक के देखे तो इनका कुछ दिखता नहीं है। ये अपने मिथ्या बनाते, इतिहास को मिथ्यास बना के बेचते रहते, तो वो डर के हैं। बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं में लोग जी रहे हैं, उनको पता है कि इनमें जो व्यवस्था है उस तरह बनी है। तो हमको भी, मेरे साथ भी हुआ था, लोग मेरे को इंग्लैंड में बोलने लगे तेरी कास्ट की वजह से तेरे को ये मिला, वो मिला।
अब एक समय बाद ये हो जाता है कि तो मिला तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं मिला, उससे मैं क्या करूं? जो हक हमको मिला, जो हमारे साथ हमको हकों से दूर रखा था, वो हमको हमारा हक अभी मिल रहा है। यानी इधर की व्यवस्था समानता के हक के बारे में स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप समानता की बात करते हो तो डर जाते हैं, उनको खौफ है कि यार अब ये इक्वालिटी मांग रहे हैं, हमको तो आदत नहीं इक्वालिटी की, हम तो इनइक्वालिटी में जीने वाले लोग हैं ना। हमारे नीचे कोई काम करने वाला है, ड्राइवर साफ करने वाला है, हमारे जो संडास है वो साफ करने वाले लोग हैं। अब इक्वालिटी कर देंगे तो हम कैसा कर देंगे? तो ये जो जुल्म करके खाने वाली जो कौम होती है वो ऊंच जात वाली होती है, खुद को ऊंचा कहते हैं। जैसे आपने शुरू में बात की कि अभी 10-20 साल से इसके बारे में बात हो रही है, कास्ट के बारे में बात हो रही है, तो दलित मूवमेंट उठी है, दलित चेतना का दौर है। उसमें से एक बात आती है कास्ट एजर्शन कि ठीक है तुम सो कॉल्ड स्वर्ण जाति से हो, तो मैं भी चमार हूँ, मैं ये हूँ, तो उसको कास्ट एजर्शन के तौर पे, आइडेंटिटी के तौर पे, उस पर प्राइड मानने पे ये शुरू हुआ है। तो ये बात आपको कितनी ठीक लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इसमें फ्यूचर है, क्योंकि फिर वही हो जाएगी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। कास्ट को तोड़ना है तो कास्ट के बाहर की आइडेंटिटी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। चमार से अच्छा अगर लोग अम्बेडकराइट बल्कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या जो भी एक अपना एक कॉमन आइकॉन की है, तो उससे आसानी हो जाएगी। पर यह भी बात है कि अपना जो जिसके पास पैसा आ जाता है वो अपना हक जमाता है। और वैसे देखा जाए तो चमारों का बहुत गौरवशाली इतिहास रह चुका है, उनकी अपनी रेजिमेंट रह चुकी है, और आसाम नागालैंड का युद्ध रहो कि अन्य जगह रहो, उसी तरह से वो लोग जा रहे हैं। पर जब कास्ट असर्शन सब कास्ट लेवल पे हो जाएगा, फिर कास्ट एनिलेशन की बात कहाँ तक आएगी? तो वो एनिलेशन करने के लिए हमको, मुझे लगता है, इसके बाहर निकलना पड़ेगा। एक नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क जो मानवतावादी मूल्य बताता हो, उसको देखकर अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको हमारी सोच में भी बदल आएगा। नहीं तो अगर आप चमार बोलोगे फॉर एग्जांपल, आप उस जट, चमार, खत्री, वाल्मीकि, ब्राह्मण उसी संक्षिप्त रूप में उसमें फंसे रहोगे। पर आपको अगर इसका मुकाबला करना, उसके बाहर निकलना होगा, क्योंकि और तब आप सोच सकते हो इसके बाहर का क्या है। बाहर की तुम्हारी बड़ी नेशनल आइडेंटिटी है, तुम केवल पंजाब में नहीं हो, तुम साउथ इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, आप उधर जाओ ना। आप क्यों छोटे तालाब के बड़े मेंढक बनना चाहते हो? फिर एक अलग कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी हो जाएगी ना, फिर वो बोलेंगे कि हम तो पंजाबी हैं, हम अपने आप को साउथ इंडियन से क्यों रिलेट करें? ना करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको पंजाबी है तो पंजाबी से रिलेट करो, ऐसी बात नहीं है। पर आपका फ्यूचर देखो क्या है। पंजाबी होना ये कोई गलत बात थोड़ी है, पर इंडियन होना भी तो अच्छी बात है। इसमें आपका जो स्कोप है वो बड़ा है। भारत का संविधान जो है पंजाब का संविधान तो नहीं है, ऑल इंडिया के लिए लागू है, और इतना बड़ा देश है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो बात ही करनी है तो पूरे देश के करो, छोटे ख्वाब छोटे क्यों रखते हो? पंजाब भी रखो, पंजाब की कोई बात नहीं, पंजाब का बड़ा डायस्पोरा वो भी है। उसके साथ साथ तुम्हारे जो संबंध है वो दूसरे कंट्री के लोगों के साथ रखो, ना तो आइसोलेट हो जाओगे। जिस दिन आइसोलेशन में जब बढ़ जाओगे तो कोई मदद करने के लिए आएगा नहीं। तो ये सॉलिडारिटी बनाने का, हमको जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना है। और ये जो रीजनलिज्म जो हमारे पास चला, सेपरेटिज्म मूवमेंट से, फिर बाकी उग्रवाद से, ये किसी को भला देने वाला नहीं है। भूखे बच्चे के पेट में अनाज इस उग्रवाद से नहीं आएगा। तो जब हम इसको ब्रॉडर संक्षिप्त, और तुम है वो हो ही ना, तुम उसको लिमिट क्यों रख रहे हो? तो दोनों हो सकता है, ऐसा इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नहीं लगता होगा। जैसे आपने कहा कि अम्बेडकराइट अपने आप को, कुछ लोगों को, सब लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें या पंजाब की बात करें, हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक बहस चली, जब उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि वो कास्ट का कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए अपने जीवित रहते समय टाइम। इस पे आपका क्या टेक है? मेरे को पता नहीं वो डिस्कोर्स क्या था, शायद उसमें कुछ नुआंस भी हो, शायद जो कहना चाह रहे शायद वो उसमें भी कुछ बात हो।
तो वो बिना समझे मैंने कमेंट करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। मुझे पूरा समझ जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, अगर हम कास्ट के स्ट्रक्चर पे हमने बात की, कास्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें, वो किस तरीके से होगा अगर डॉक्टर अंबेडकर की नज़र से देखना हो तो? यार उन्होंने तो कर दिया ना, उन्होंने तो बताया ना फॉर्मूला। सबसे वन ऑफ द थिंग्स उन्होंने रिसर्च करके देखा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारी मुक्ति नहीं है। अगर हम इसमें फंसे रहें तो हमको नीचा ही कहा जाएगा। तो क्यों ना ऐसे व्यवस्था बनाए, निर्माण करे या जो है उसमें जाए जहाँ पर हमारी उच्च नीचता का कोई प्रमाण नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया। बौद्ध धर्म यानी भारत का सबसे विशाल जो संस्कृति रह चुकी है, बौद्ध धर्म की रह चुकी है ऑल इंडिया। बाकी लोग जो कहते हैं इंडिया सोने की चिड़िया वगैरह था, बौद्ध काल का चिड़िया है, उसके बाद का नहीं था, उसके पहले का नहीं था। बौद्ध काल में ही सुवर्ण जो हमारे व्यापार होते सम्राट अशोक के काल, उनके बाद में 300-400 साल तक वो चलता रहा। इतना मतलब गौरवशाली, एक्चुअली 700 एडी तक चलता रहा। तो ये गोल्डन पीरियड रह चुका है। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर उस विरासत को फिर एम्ब्रेस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये तुम्हारे पुरखे हैं, यहाँ पर आपको आपका जो है अस्तित्व, आपका भविष्य देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक तरह से ताकत मिलेगी। अब देखो, हम सब भारत का व्यक्ति बोलता है कि भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया था। ये नहीं पूछता कि कब था। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, तब था जब यहाँ पे बौद्ध विचारों का राज्य था। बौद्ध विचारों का राज्य यानी जहाँ पर समानता थी, जहाँ पर यहाँ पर जानवर, मछलियाँ, पेड़ों पौधों के लिए कानून थे। 2300 साल पहले, 200 साल पहले, तब की बात है। तो वो एक गौरवशाली इतिहास है ना। तो बाबा साहब ने उसको ही एम्ब्रेस किया। तो जो उनके फॉर्मूला भी थे, जिस तरह से उन्होंने किया, फिर उन्होंने अपनी तरीके से ज़मीनों के लेकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वो ऐसे फिर कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज कर देना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए, फार्मिंग को इंडस्ट्रियलाइज कर देना चाहिए। बाबा साहब की जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो तो काफ़ी है यार, काफ़ी। मतलब उन्होंने जो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो बात की, जिसके लिए समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका तो बहुत बड़ा प्रेजेंस हमको दिखाई देता है। आज अगर हम बात करें, अगर जैसे आपने इकोनॉमी की बात की कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, अंबेडकर साहब ने ये कहा, तो फिर क्या दलित मूवमेंट उस सवाल को सही तरीके से देख पा रही है, उसके लिए काम कर रही है दलित मूवमेंट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पे या और सवालों पे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बहुत बड़ा फेलियर है दलित समाज का कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए नहीं है। वो स्टेट के जो बेनिफिट्स है उसी के अंदर विचारों को फंसा रखा है स्टेट ने, और उसी के अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाहर सोचने का लिए वो अभी क्योंकि जो इसमें जो क्लास तैयार हो गया है, वो क्लास उसी दृष्टिकोण से समझ रहा है। इन्होंने उसके बाहर जाके सोचना अभी तक लाजमी नहीं समझा। और ये ज़रूरी है कि जो स्टेट सेंटर्ड बेनिफिट्स है वो तो बस कुछ हद तक है, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होती है वो रिसोर्सेस से, एसेट्स से होती है, उससे ऊपर कब्जा करने के लिए। तो जो एजेंडा है, ब्रॉडर एजेंडा, वो अब तक दलित समाज में जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। और इसकी वजह से ये समाज के अंदर भी जो नए विचार देने वाले लोग थे, उसके लिए स्टेट जिम्मेवार है। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। दलित आंदोलन हमेशा ये एक विद्रोही आंदोलन रह चुका है, जो स्टेट के पावर में जाना चाहता है, शेयर करना चाहता है, राज करना चाहता है। ये बड़ी उसकी ये है। पर उसके साथ जो जिसने ये बातें की, उनको पहले बोल दिया कि आप सीआईए एजेंट हो, आप जो है देश के दुश्मन हो। दलितों के हक की बात जो भी करेगा उसको एंटी नेशनल, देशद्रोही इस भूमिका से देखा गया। इसकी वजह से उनकी अपनी भी जो ज़रूरतें थी, उनको ज़िंदा रहना था, उनको घर चलाना था, समाज को इकट्ठा, इसके लिए उनको एडजस्ट करना पड़ा। पर मुझे लगता है उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाहर लाने में थोड़ी उनकी लिमिट हो गई। और इसकी वजह से ये जो बड़े मुद्दे हैं, स्टेट के बाहर, रिजर्वेशन के बाहर, ये चीज़ों तक वो अभी उतना ध्यान नहीं दे पाए। और उसके लिए ये जो स्टेट का प्रेशर था और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जो दलित मूवमेंट का हुआ, कुछ हद तक उसको वहाँ तक जिम्मेवार थी वो। और फिर वो स्टेट पावर में जाने के बाद कुछ हद तक आप दे सकते हो, पर फिर भी आप उस दायरे से आप लिमिटेड रह जाते हो। कास्ट और क्लास, मार्क्स और अंबेडकर,
काफ़ी बार ये डिबेट चलती है और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को पिच किया जाता है दोनों को। आप कैसे देखते हो कास्ट और क्लास को, कास्ट स्ट्रगल और कास्ट क्लास स्ट्रगल को? एक ही है यार, अलग थोड़ी है, उसमें क्या है? मेरे को नहीं लगता है कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से तैयार होती है, क्या होती है। बाबा साहब ने कहते ना, कास्ट इज अ क्लोज्ड यूनिट ऑफ क्लास। क्लास है एट द एंड ऑफ द डे, कास्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लास ऑपरेट करती है एवरीडे लाइफ में और कास्ट उसको सपोर्ट करती है। तो जितने भी जातियां हैं जो कास्ट को लेकर संबंधित है वो एक्चुअली क्लासेस हैं, और कास्ट के अंदर क्लास है, इंडिया में क्लास के अंदर कास्ट है, तो दे आर लाइक वर्किंग इन रिलेशन विद ईच अदर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो मुझे नहीं लगता, ये थोड़ी फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ जरूर, बाबा साहब अम्बेडकर को मार्क्स के कुछ सिद्धांतों से दिक्कत थी, वो तो बहुत मार्क्सिस्ट लोगों को भी थी। मार्क्स के जैसा ग्रामशी थे, उनके बहुत बड़े विरोधक थे कुछ मामले में, पर जो तो जैसा होता है बड़ा विचार होता है ना, बड़ा विचार ये कुरान नहीं होता है, इवॉल्विंग थॉट होती है, ये फिक्स नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है बाबा साहब को हिंसा पसंद नहीं थी और वो चाहते भी नहीं थे कोई हिंसा करके कोई कुछ हासिल किया जाए। कॉन्सिलेटरी अप्रोच में था उनका भरोसा, वो चाहते थे कि संवैधानिक कायदे कानून रूप से करे, पर यह भी नहीं था कि वो कहते थे कि जुल्म हो तो चुपचाप से कानून, वो जवाब देना भी सिखाते थे। वो बोलते थे जहाँ तुमको ज़रूरत पड़े तो लड़ो, चुपचाप मार खाओ मत। तो ये रेडिकल एस्पेक्ट वही आपको दिखता है ना। ये ज़रूर है कि बाबा साहब की जो मेथड है वो लॉन्ग है, लास्टिंग है। मार्क्स की भी जो प्रोसेस है वो भी लॉन्ग है, लास्टिंग है या नहीं ये पता नहीं। तो शायद वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो, पर बाकी तो दोनों चीज़ें हाशिए पर रहे हुए लोगों की कर रहे हैं, दोनों चीज़ें गरीबों की कर रहे हैं। अंबेडकर बिकम्स प्रोफाउंड बिकॉज वो जहाँ मार्क्स देख नहीं पाता है बाबा साहब वहाँ देखते हैं, क्योंकि वो खुद एक अनुभव से जा रहे हैं। और मार्क्स ने भी जब लिखा तब वो जो उसने परिस्थिति थी तब वो देख कर लिखा। अब होता तो जब बाबा साहब करे वही कहता, मेरे को तो नहीं लगता कोई और कहता वो। पर मार्क्सिस्ट का धंधा चलाने वाले जो सवर्ण, जो यहाँ के एजेंट है, जो ज़मींदार है पर फिर भी कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान मार्क्स का किया। इसकी वजह से ये कंसोलिडेटेड लड़ाई नहीं हो पाई। ये अगर बाबा साहब को कम्युनिस्टों ने दलितों से दूर ले गए, बहुत बड़ा जुर्म किया। आप दलित समझ रहा है कि साला ये तो गलत था, ये तो ब्राह्मण था, ये तो बनिया था, ये तो कोई सवर्ण जट था जो हमको ट्रेन कर रहा था इस बारे में। अब वो जा रहे हैं अपने आइकॉन्स की तरफ और फिर वो एक नया विरोध हो रहा है। जैसे आज जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से हम फाशिज्म को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आज फिर दलित मूवमेंट को किस तरफ जाने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ये कोई भी नहीं चाहेगा कि फासिज्म रहे। फासिज्म का दूसरा नाम भारत का इंडिजिन नाम है ब्राह्मणवाद, मनुवाद। तो कोई नहीं चाहेगा कि उस तरह से उसका कोई भी व्यक्ति जो सीधा सोचता हो, दलित गैर दलित जो भी हो, वो नहीं चाहेगा कि, क्योंकि इसका नुकसान जो होता है ना, ये नुकसान आने वाली सदियों को उठाना पड़ता है। बहुत लोगों को पता नहीं, जब वॉर होती है, वॉर की जो पैसे खर्च होते हैं उसको अगली जनरेशन्स को टैक्स के थ्रू से उसको रीपे करना होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है। तो ये कोई फैंसीफुल काम नहीं है। और जहाँ तक रही फासिज्म की बात, हमने उसको ब्राह्मणवाद मनुवाद बोलना चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में यहाँ का अनुभव है। फांसीवाद की जो कल्पना है यहाँ के लेफ्टिस्ट लोगों ने यूरोप के कल्पना से उठाई और भारत को लगाई। अब वो फांसीवाद समझने तक यहाँ का व्यक्ति तो गुल हो जाएगा। मैंने लेक्चर दिया था फांसीवाद पर एक बार नांदेड़ में। जो वहाँ की बहुत बड़ी अखबार है लोक सत्ता, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आया था, जैसा यहाँ पंजाब केसरी है। वो कहने लगा आपने जो भी बोला मेरे को समझा नहीं, आप मेरे को बस बताओ क्या ये न्यूज़ में लिखना है। कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है वो। पर यहाँ का जो सवर्ण है, जो प्रोग्रेसिव विचार लिबरल रखता है, वो नहीं चाहता ब्राह्मणवाद बोले, क्योंकि वो खुद मालूम है मैं ब्राह्मणवादी का बेनिफिशियरी हूँ। मैं क्यों अपने आप को फांसीवाद बोल दूंगा तो लगेगा कुछ वायलेंस से कुछ है नहीं। जाति को लेकर यहाँ पे जो उत्पीड़न होता है उसको बोलो, ब्राह्मणवाद है, बनियावाद है, ठाकुरवाद, जो भी कुछ है, जटवाद है, जो भी है, उसको बोल करो, उसको आइडेंटिफाई करो, ताकि फिर लोगों में जागृति हो और फिर वो बिल्कुल उसका चयन कर अपनी ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से आते हो, पंजाब की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, सिख मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, तो बाकी देश की दलित मूवमेंट पंजाब को किस तरीके से देखती है? यार तुम्हारे पंजाब में ना काफ़ी, देखो यार, सबसे पहले जो है कि इसको लड़ाकू कौम के तौर पे देखा जाता है।
और भारत का जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वो भी लड़ाकू है। तो वो एक वॉरियर को कैसा देखता है उस तरह से देखते हैं कि हमारे भी ये भी हम भी इस तरह से हैं। जितने भी प्रोटेस्ट होती है भारत में या कहीं भी जाए, जो जिगर रखने वाली कौम है वो दलितों की कौम है। वो डरती नहीं है किसी से। सबसे ज़्यादा डरती स्टेट किससे? वो दलितों से। नाम लेती बाकी लोगों का, सिख धर्म की भी जब बात है, सिख लोगों की आए, उसके अंदर ये वर्ग कौन सा है जो लड़ने लायक है, जो लड़ना भूला नहीं है? यही है। इनको इतना इनको अछूत बना दिया, फिर भी ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी क्या बात है? तो ये मार्शल रेस है। ये भारत जो है पंजाब को एक तो पंजाबी जो कल्चर है, जो जट डोमिनेटेड है, उसको देखता है कि कैसा क्या कर रहे हैं, पूरी इंडिया में फैला रहे हैं। दूसरा है कि फिर यहाँ से भी नया कल्चर, जैसा आपने चमारों की बात की, वाल्मीकियों की बात की, उनका एक रेनेसांस है, बड़ी तरह से वो आ रहे हैं। यहाँ पर इतने गुरुओं का अनुभव पंजाब को मिला है, नानक स्पेशली और गुरु गोबिंद, जहाँ से मेरा व्यक्तिगत नाता आता है। तो इसी पंजाब के अंदर बाबू मग्गूराम मुगोवालिया हो गए, नानक चंद्र दत्त हो गए, शंकरानंद शास्त्री हो गए, बाबू कांशीराम हो गए। इतने बड़े नेतृत्व पंजाब ने दिए हैं। तो उससे लेकर तो लोग तो खुश हैं। मुझे मतलब कांशीराम बहुत बड़ा यूएसपी है पंजाब का ऑल इंडिया के लिए। दूसरा कोई मेरे को नहीं लगता आधुनिक भारत में ऐसा व्यक्ति हो जो पंजाब की इमेज भारत भर में इतनी पॉजिटिवली पहुंचाया हो जितना अकेले कांशीराम ने किया। पंजाबियों की दिल में रिस्पेक्ट जो भारत भर में पहुंचाई वो कांशीराम ने है। क्योंकि मेजॉरिटी बहुजन समाज में लोगों में जाके बताया तो लोग उनको दिखते रहे पंजाबी है। तो नॉर्मली पंजाब के वो एम्बेसडर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ काम किया। क्या आज बहुजन समाज पार्टी उनकी ठीक दिशा में जा रही है, आपको लगता है? ये सवाल ठीक जा रही है मतलब कहाँ जा रही है? मतलब जिस तरीके से मायावती काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा काम कर रही है। वो तो इतने बड़े पार्टी की नेता है और पार्टी का स्ट्रक्चर है, और पार्टी एक व्यक्ति नहीं चलाते, कमेटी चलाती है, उनकी एक कार्यकारिणी है। तो वो उनकी फीडबैक लेती है। उनका सुना है मैं काफ़ी लोकल लेवल तक उनका नेटवर्क है। ये मैंने कोई भी बीएसपी वाला आपको बताएगा कि वो लोकल लेवल से आपको ऊपर जाना होता है। आपको डायरेक्ट एंट्री बहुत कम बार मिलती है। इफ़ यू हैव टू बिकम समथिंग, आपको घिसना पड़ेगा लोअर लेवल पर, फिर ऊपर जाओगे। ऐसे ही वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं। तो वो भी है। और बहुत चीज़ें हैं जो पार्टी के लिए अभी युवाओं के लिए दरवाजे वगैरह खोलने की बात चल रही है, करेंगे। और उनका कैसा है ना, जैसे देखो दखाली हो गए, ये ज़मींदार लोगों की पार्टी है, उनकी ज़मीनें हैं। और जो गरीब है, जो दलित है, उसके पास कुछ नहीं है। तो अकालियों का काम यह है कि उनका जो स्टेटस है मेंटेन करके रखना। उसके लिए सरकार पे जाओ, अपने बेनिफिट के लिए वैसे कानून बनाओ, अपना क्लास इंटरेस्ट, कास्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। पर जो बाकी बहुजन समाज है, जो पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, उनको अलग है ना। वो तो चाहता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसके लिए एक जिम्मेवार पार्टी का काम ये होता है कि पहले अपनी पीढ़ी को तैयार करें। पुलिस केस हो जाती है तो बेल कौन कराएगा? तुम्हारे पास तो ना नबीनों के डॉक्यूमेंट है, ना कुछ है, 7/12 या जो भी यू डोंट हैव। उसके लिए वो प्रोटेक्शन एक उस तरीके से वहाँ से ये पार्टी ने देने का अच्छा काम किया है। लास्ट में लोग आपको सुन रहे हैं, खास करके यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो दलित मूवमेंट के इस तरीके से हिस्सा पा सकते हैं? ये तो मैं तो इनवाइट करता हूँ सभी जात धर्म के, पंथ के नौजवानों को दलित मूवमेंट में शरीक हो। बड़ी अच्छी मूवमेंट है, बड़ी प्रोग्रेसिव है, विचारों से जुड़ है ये मूवमेंट ना। आप देखो, ये मूवमेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, ये विचारों की लड़ाई वाली मूवमेंट है। इसमें आपको आओगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपका दिमाग का स्तर बढ़ेगा, आपका ज्ञान में बहुत सारा भंडार जो है आपको उसमें एक्सपोज किया जाएगा। और आप इसमें बहुत सी चीज़ें जब आप इसको अनुभव करते हो तब आपको रियलाइजेशन होता रहेगा। तो दलित मूवमेंट को अपनी खुद की मूवमेंट बनाओ या जाति विरोध की मूवमेंट अपने लेवल पर बनाओ। युवाओं ने स्पेशली एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। विदाउट एजुकेशन तो आपका करियर कुछ बन नहीं सकता। अभी की मॉडर्न इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी है। दिमाग है, नॉलेज है तो आपका कुछ है।
स्किल्स अभी मशीनें ले जा रही है, बाकी चीज़ें ले आ रही है, अभी एआई भी तुम्हारा दिमाग लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को आपको समझना होगा, और अपने आपके जो सपने हैं, आपके जो एस्पिरेशंस है, वो आपके रियलिटी से बड़े होने चाहिए। फिर सपने देखना है उसी के लिए वो कहते हैं, और इतने बड़े रहने चाहिए कि सपने में जीना भी एक जीवन का स्वभाव बनना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि आपने एक चुन लिया कि लाइफ में मेरे को ये करना है, एक लेवल पर आपने खुद को स्वीकार कर लिया कि मेरे को लाइफ में ये करना है, पर वो मत समझो कि वही फाइनल डेस्टिनेशन है। आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। आपको कहीं नया ज्ञान मिला तो आप बोल सकते हैं कि भाई कहीं और मेरे को जाने की इच्छा है, मैं कहीं नए फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो आपको जो चैलेंजेस होती है ना, चैलेंजेस को आप स्वीकार करो। बड़ी मुश्किल है, दिक्कत है, नौकरियाँ नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर जगह। उस चैलेंजेस में आप किस तरह से खुद का फ्यूचर देखते हो? आपको पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करो, बट एटलीस्ट एक्टिव रहो, आप अवेयर रहो। आप जो है ब्लाइंड फोल्डेड, आँख पे पट्टी बंधे हुई कौम की तरह मत रहो, क्योंकि भविष्य आपका वो लोग लिख रहे हैं जो 10 साल के बाद मर जाएंगे। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपका आयु आने वाले 50-60 साल तक रहने वाला है। वो व्यक्ति आपका भविष्य कैसे लिख सकता है जो खुद को पता है कि 10 साल के बाद मेरा ही कुछ आता पता रहने वाला नहीं है? इसके लिए आपको बड़ी जिम्मेवारी से सब ने इसका अपने जीवन में एक विचार लाना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसको बदलने में, इसको समझने में। और पॉलिटिकल लिटरेसी रखो, सोशल लिटरेसी रखो। समाज के अंदर, खासकर गाँव कस्बों में, पिंडों में, गलियों में जाकर समय बिताओ, समझने की प्रयास करो, ऑब्जर्व करो कैसा चल रहा है, खेत कैसे चला रहे हैं, या जो जानवरों को पाल रहे हो कैसे पाल रहे हैं। ये सब चीज़ें जब तक हम समझोगे नहीं, तब तक ओवरऑल एजुकेशन नहीं रहेगा। फिर सिर्फ प्रैक्टिकल जो एकेडमिक एजुकेशन है वही रहेगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन से हम दूर भागते जाएंगे। और हमेशा एक दिमाग में होता है कि मेरे को ये करना है या वो करना है, पर अगर वो नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में जो नई चीज़ें आती हैं उसको एम्ब्रेस करना सीखो और रेस्टलेस रहो। मतलब किसी को मिल जाए, कुछ मिल जाए तो उसमें संतुष्टि तो मनाओ, पर आगे क्या कर सकता हूँ, इससे बढ़ा क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो लाइफ का जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, उसके साथ वर्क लाइफ, ये दोनों का बैलेंस मेरे को लगता है हमको करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा तो काफ़ी दुख होगा आगे काम करने में, आगे बढ़ने में, फ्रस्ट्रेशन आएगी। और जहाँ जहाँ आपको मेंटली कुछ चीज़ें बॉदर करती है तो दोस्तों से बात किया करो, अपने पेरेंट्स या परिवार मित्र जिनसे बात किया करो। कुछ चीज़ें जो है मन अंदर दबा के मत रखो कि कोई चीज़ें कोई हंस ना दे, कोई जज ना कर ले, कोई बुरा भरा ना बोल दे। जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करो, वो एक्सपोज करो, ताकि आपके अंदर का जो सोच है, जो विचार है, वो आपको अंदर ही ना मारे, वो आपको बढ़ाए, वो आपको कहीं ना कहीं खुला करे। नहीं तो हर बार चीज़ों से आपको ये जानना है कि आने वाले सालों में आप समाज का एक प्रतिनिधित्व करोगे, आप उनके नेत्री बनोगे। उसके लिए आपको बड़ी जिम्मेवारी से, बड़ी समझदारी से और बड़ी खुशी से, लाइफ में खुशी, हंसना, ये अपना एक बना के रखो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा रहो, अच्छा रहन सहन करो, अमीरों के सपने देखो, बड़े बनो, करोड़पति अरबपति बनो। भिखारियों के सपने मत देखो, भिखारी अपना राज नहीं बना सकता, राजा ही राजा राज बना सकता है।